10.2.6 law of conservation of energy. In activity 10.13 and 10.14 we learnt that the form of energy can be changed from one form to another. Activity 10.13 and 10.14 से हमने क्या सीखा है कि जो एनर्जी है ना वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। एक्टिविटी 10.13 इसमें क्या है, ये देखिए ग्रीन प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं और ये कहाँ से एनर्जी मिलती है, सन से मिलती है इनको। जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो इस तरह से हमने इसमें वाटर साइकिल में जो एक तरह की एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। जब ये पूरी प्रोसेस होती है, मतलब एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो जो टोटल एनर्जी ना सिस्टम की टोटल एनर्जी वो उसका क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस। मतलब जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो उस दौरान सिस्टम की जो एनर्जी है उसका क्या होता है, और उस प्रोसेस के बाद में सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसका क्या होता है, टोटल एनर्जी का क्या होता है। व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ट्रांसफर होती है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, तो टोटल एनर्जी जो है ना वो अनचेंज रहती है। व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है या ट्रांसफर होती है तो टोटल एनर्जी अनचेंज रहती, टोटल एनर्जी वही की वही रहती है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज किया जा सकता है लेकिन टोटल एनर्जी पूरी रहती है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कपड़ा है, कपड़ा जो है उसके हम दूसरे, मान लीजिए शर्ट बनाते हैं या उसके पैंट बनाते हैं या कोई फ्रॉक बनाते हैं, तो इसमें से कुछ पीसेज है ना वो कट जाते हैं, कुछ पीसेज जो है ना कट जाते हैं। तो सभी पीसेज को अगर मिलाया जाए तो पहले जो जितना कपड़ा था बाद में भी उतना ही कपड़ा है, बस वो एक से मतलब इस कपड़े से वो किसी का हमने शर्ट बना दी, किसी की हमने पैंट बना दी है, किसी की फ्रॉक बना दी है, तो टोटल कपड़ा तो उतना ही है ना, टोटल कपड़ा। तो इस तरह से ये एग्जांपल से समझेंगे कि जो पहले जो एनर्जी थी वो दूसरी फॉर्म में चेंज हुई है लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम है, वही है ना, टोटल एनर्जी तो अनचेंज है ना। जैसे मान लीजिए वो कागज है, कागज को काट कर हम खिलौने बना देते हैं, कागज को काट कर हम या गुड़िया बना देते हैं या फिर एरोप्लेन बना देते हैं, या मतलब बहुत सारी शेप्स अगर है, ये कागज है इसको काट कर हमने बहुत सारी शेप्स बना दी, तो जो शेप्स हैं वही बनी है ना, टोटल कागज तो सेम रहा है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी जो है ना वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैंने बताया ना एक कागज का, एक कपड़े का एग्जांपल लेकर कि एक कपड़ा लेंगे उससे हम तरह तरह के कपड़े बना देंगे, ड्रेसेस, तरह तरह की ड्रेसेस बना देंगे, तो जो टोटल कपड़ा तो सेम रहेगा ना, ड्रेसेस बनाई है, अगर उन टुकड़ों को ना फेंके, उनमें से जो कटते हैं कपड़े, छोटे छोटे कपड़े निकलते हैं, कत्तर वगैरह निकलती हैं, तो उनको अगर ना फेंका जाए तो टोटल कपड़ा तो सेम रहता है ना, उतना ही रहता है ना। तो इसी तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ना तो नई एनर्जी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो एनर्जी होती है वो और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी रहती है वो सेम रहती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड in all situations and for all kinds of transformation। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी भी तरह का, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी के लिए वैलिड होती है। कंसिडर सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है ऑब्जेक्ट का, बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, किसी भी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिराया जाता है, किसी भी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिराया जाता है, नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो
इसको कहते हैं फ्री फॉल, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं नीचे गिरने के लिए, तो वो होता है फ्री फॉल। एम बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको छोड़ दिया जाता है फ्रीली नीचे गिरने के लिए। एट स्टार्ट, स्टार्टिंग में द पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है, क्योंकि देखिए ये तो एक जगह रखी है, इसमें वेलोसिटी v जो है ना, v जीरो है, v जो है वो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², तो यहाँ पर v इज इक्वल टू जीरो है, वेलोसिटी तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर काइनेटिक जो एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी वो तो है जीरो यहाँ पर, और mgh है ना वो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है ना मैक्सिमम है, तो mgh है ज्यादा, मतलब मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है। लेकिन जब ये नीचे आएगी, जैसे जैसे ये नीचे आ जाती है तो हाइट कम होती चली जाती है, अगर इसको नीचे गिराएंगे, इसको नीचे की तरफ गिराएंगे तो जो हाइट है ना वो कम होती चली जाएगी, यहाँ से हाइट ऐसे ऐसे कम होती चली जाएगी ना नीचे, तो ये हाइट कम होती चली जाएगी, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, और वेलोसिटी इसके अंदर आ जाएगी, वेलोसिटी जीरो से वेलोसिटी इसके इंक्रीज होती चली जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसमें, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। एट स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है शुरू में, और काइनेटिक एनर्जी उसमें जीरो होती है, क्योंकि वो ऐसे ही रखा है ऑब्जेक्ट, उसमें मोशन नहीं है, ऐसे ही रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और हाइट होती है इसमें सबसे ज्यादा, यहाँ से मान लीजिए लेते हैं हाइट h तक, तो mgh इसमें सबसे ज्यादा होती है जब किसी हाइट h पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तब। और why इज द काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होती है मैंने अभी बता दिया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं, इट इज जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा है, यानी वो स्टेशनरी है, तो वहां पर वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh, तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है ये होगी टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना हाइट पर, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी mgh के बराबर होगी, टोटल एनर्जी mgh के बराबर होगी, यानी टोटल एनर्जी जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एज इट फॉल्स, जैसे ही गिरती है, जैसे ही इसको गिराएंगे, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी इंस्टेंट पर अगर v है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, मान लीजिए यहाँ से हम गिराते हैं, ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरता है, तो किसी इंस्टेंट पर मतलब यहाँ पर कहीं पर भी वेलोसिटी v होगी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², इतनी होगी, हाफ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एज द फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, जैसे ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये याद रखना है, जैसे जैसे ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्योंकि हाइट कम होती चली जाएगी ना, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्योंकि उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। When the object is about to reach, और जब ग्राउंड पर ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, ऊपर से गिरकर ग्राउंड के पास बिल्कुल पहुंचेगा, तो हाइट तो जीरो हो जाएगी, h जीरो हो जाएगी ना, तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो अबाउट टू रीच द ग्राउंड पर आने से जस्ट पहले, ग्राउंड पर मतलब गिरने से जस्ट पहले हाइट तो जीरो हो जाएगी,
और वेलोसिटी जो है ना वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राउंड पर पहुंचने के जस्ट पहले जो mgh है ना, mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी द लीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। ग्राउंड पर जब भी ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी लार्जेस्ट और पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे कम। हाउएवर द सम, लेकिन जो सम है ना दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो सभी पॉइंट्स पर सेम रहेगा। यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिरता है तो यहां पर देखिए ऊपर से नीचे गिरा, यहां पर mgh, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और कम हुई, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। तो हर पॉइंट पर दोनों का जो सम है ना, सम वो कांस्टेंट रहेगा, दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पॉइंट पर दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस में काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। शुरू में बताया था ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is equal to mechanical energy. We find that during the free fall of the object, हमने देखा जब ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है ऊपर से, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है फ्रीली तो उसमें जितना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही उसमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हेयर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ऊपर से तो हवा जो है वो भी तो उसका विरोध करती है ना नीचे गिरने से, तो एयर रेजिस्टेंस तो होता है ना, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है इस तरह से एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है। तो एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस मानते हैं ही नहीं। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इक्वल अमाउंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की इक्वल अमाउंट होती है। देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअसली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है कंटिन्यूअसली। यहाँ पर एक्टिविटी 10.15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, 20 किलो का कोई मास ऊपर से गिराया जाता है, 4 मीटर हाइट से गिराया जाता है। तो ये टेबल भरनी है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। 20 किलो का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर हाइट से गिराया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर ये टेबल जो है ना ये सोल्व करनी है, और इसमें यहाँ पर है हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, कि किसी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ये हमें पता करना है। ये है टेबल, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो रखा है किसी हाइट पर, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी हाइट पर रखा है, जैसे यहाँ पर पहले है 4 मीटर हाइट पर रखा है, उसके बाद नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद नीचे आएगा, तो इस तरह से फिर हमें उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और फिर मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो 4 मीटर हाइट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती mgh। तो मास कितना है, मास है 20 है, ये ऑब्जेक्ट है ना इसका मास है 20 kg और हाइट है 4 मीटर। तो mg कितना लेना है, g यहाँ पर देखिए g लेना है 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ पर m के बाद g हो गया 10 और h कितनी होगी 4, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh।
m तो हो गया 20, ये मास हो गया ना ये, और g ये ग्रेविटी हो गई, और h ये हाइट होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 800 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी 800 जूल है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ से अगर 4 मीटर की हाइट पर है, 4 मीटर की हाइट पर यहाँ पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 800 जूल। और काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी 800 प्लस में 0 इज इक्वल टू 800 जूल, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई 800 जूल। अब अगर हाइट 3 मीटर हो, 3 मीटर अगर हाइट हो, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी, ये हो गया 20 गुना 10 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 600 जूल। 600 जूल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 800 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 600 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी 800 माइनस में 800 माइनस 600, ये कितनी आएगी 200 आ जाएगी, 200। और देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है 600 और काइनेटिक एनर्जी है 200। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी 600 प्लस में 200, ये होगी 800 जूल, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। इसके बाद अगर हाइट 2 मीटर हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी 400 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी 800 माइनस में 400, यानी ये आ गई 400 जूल, यहाँ पर 400 जूल। और मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई मैकेनिकल एनर्जी, यानी 400 प्लस में 400, ये आ गई 800 जूल। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी 400, काइनेटिक एनर्जी 400, तो 800 जूल आ गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। पहले 0 थी ना, फिर है 200, फिर है 400। अब अगर 1 मीटर हाइट हो, 1 मीटर हाइट हो तो फिर कितना आएगा 20 × 10 × 1, यानी 200 जूल, 200 जूल। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 800 में से 200 जूल माइनस करेंगे तो 600 जूल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो ये आएगी 200 प्लस में 600, यानी 800 जूल। मैकेनिकल एनर्जी टोटल वही रहती है, यह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, और ये देखिए टोटल उतनी ही रहती है। इधर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टोटल सम सेम रहता है। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए जस्ट अबाउ द ग्राउंड, जस्ट अबाउ द ग्राउंड, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है और वो ग्राउंड पर पहुँचने से बिल्कुल पहले ग्राउंड पर पहुँचा नहीं, ग्राउंड पर पहुँचने से बिल्कुल पहले, यानी उसकी जो हाइट है ना वो 0 मानेंगे हम, 0 के नज़दीक मान सकते, 0 नहीं होती लेकिन वो 0 के बराबर मानते हैं। तो 20 × 10 × 0, तो ये आ जाएगी 0 आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 800 माइनस में 600, यानी 200, 800 माइनस में 0, यानी 800 जूल आ जाएगी ये
काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 800 जूल। और इसके बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 0, काइनेटिक एनर्जी है 800, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी 800 जूल होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मैकेनिकल एनर्जी ये सेम रहती है, बस ये जो पोटेंशियल एनर्जी पहले ज़्यादा थी फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, फिर कम होती, फिर 0। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 800 है, पोटेंशियल एनर्जी 600 है, काइनेटिक एनर्जी 200 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ये दोनों मिलाकर जो टोटल एनर्जी है ना वो बराबर है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है या चेंज होती है, लेकिन एनवायरनमेंट में टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो इस तरह से हमने इस टेबल को पूरा कर लिया है। अब ये है थिंक इट और what would have happened if nature had not allowed the transformation of energy। अगर नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता तो क्या होता। देखिए नेचर में अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं होते तो जो लाइफ है ना वो होती ही नहीं, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में कि फोटोसिंथेसिस से जो सोलर लाइट है उससे फूड बनता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसी तरह से बहुत सारी एनर्जी जो होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज होती है। देयर इज व्यू दैट लाइफ कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। डू यू एग्री विद दिस। हाँ, हम इससे एग्री हैं, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसमें हमारी एनर्जी जो है मस्कुलर एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क कि